हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्वानों द्वारा इसका परिभाषा क्या है, अवस्थाओं का वर्णन करें। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यानी व्यक्तित्व का विकास का जो शाब्दिक अर्थ है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो अर्थ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आपको हर क्वेश्चन में जहां भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आपको आंसर ही डालना है, अर्थ लिखना है और परिभाषा विद्वानों का कम से कम 2 देना है 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, या फिर 1 डाल दीजिएगा और कुछ अपने से परिभाषित कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते इस वर्ड को, क्योंकि ये हेडिंग है आपका पेपर का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनालिटी के मीनिंग को समझते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब होता क्या है। अगर मैं नॉर्मल, अगर आप क्लास में रहते ऑफलाइन क्लास में, तो आपसे अगर पूछता तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते पर्सनालिटी का मतलब होता है सर आपकी खूबसूरती, आप किस तरीके से पहनते हो, आप किस तरीके के दिखते हो, आप गोरे दिखते हो कि काले दिखते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बाल, हेयर स्टाइल, ये सारा कुछ पर्सनालिटी है। लेकिन आपको बता दूं ये सारा कुछ गलत है। पर्सनालिटी का ये डेफिनेशन भी नहीं है, ना ही कंसेप्ट है, ना ही परिभाषा, यानी कुछ भी नहीं है, ना ही इसका मीनिंग है। तो पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है? अगर नॉर्मल सोचे, पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के अंदर के गुणों को कहा जाता है। अब गुण हम जब बोल रहे हैं तो गुण का मतलब अच्छा चीज, तो किसी के अंदर अगर अवगुण रहेगी यानी खराब पर्सनालिटी कहलाएगी। समझ में आया ना? पर्सनालिटी का मतलब किसी के अंदर की गुण, किसी व्यक्ति के अंदर का जो गुण होता है उसी को पर्सनालिटी बोला जाता है। आपके अंदर अच्छाई है, आप लोगों की मदद करते हो, आपके अंदर लोगों के लिए भलाई करने के लिए आपके अंदर से एक भाव उभर कर आता है, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हो, बोलने का जो तरीका है, आपका जो कम्युनिकेशन तरीका है लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो, ये आपके अंदर क्वालिटी है, गुण है, उसी को पर्सनालिटी बोला जाता है। लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, बड़े और छोटे की आदर करते हो, गालियां नहीं बकते हो बात बात पर, तो ये आपकी पर्सनालिटी है। समझ में आया ना पर्सनालिटी क्या होता है? अब उस पर्सनालिटी को किस तरीके से आप डेवलप करोगे, किस तरीके से उसका विकास करोगे, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएगा। अब समझते हैं कि व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व विकास का मतलब है खुद को हर तरह से बेहतर बनाना। मैंने क्या बोला? खुद के अंदर जो भी क्वालिटी है, गुण है, उसको और बेहतर से बेहतर करना। इसमें आपके सोचने का तरीका, बात करने का ढंग, दूसरों से मिलने जुलने का तरीका और खुद पर भरोसा बढ़ाना शामिल है, यानी अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। और यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने अंदर की खूबियों को निखारें और अपनी कमजोरियों को दूर करें ताकि हम जीवन में सफल और खुश रह सके। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी आप अपने अंदर के क्वालिटी को देखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को सोचते हैं कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मेरी जो बॉडी है वो अच्छा नहीं है, जिस कारण से उनको अपने अंदर में आत्मविश्वास नहीं रहता। तो वो अपने अंदर की खूबियों को देखे, उसको उजागर करे, अपने अंदर की क्वालिटी को देखे और उसको अगर आप बाहर कीजिएगा और अपनी कमजोरियों को अंदर डालिएगा, तो यही क्या है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और आप हमेशा खुश रहिएगा और जीवन में भी सफल रहिएगा। इसके बाद कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? सबसे पहला सिगमंड फ्रायड के द्वारा क्या बोला गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में? तो व्यक्तित्व उन मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो अचेतन, पूर्वचेतन और चेतन मन के अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए ये छोटा सा परिभाषा था इसलिए हमने लिया, यही आपको हूबहू याद करके लिखना होगा, क्योंकि इसके द्वारा कही गई बातें हम बदल तो नहीं ना सकते हैं, कोई महान इंसान थोड़ी ना है। इसके समझिए कि एक पन्ने के द्वारा लिखा गया चीज़ भी हम नहीं लिख पाएंगे और इनके द्वारा जो लिखी गई है उसको हम बदल भी नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें उतना महान बनना होगा, विद्वान बनना होगा। तो जो लिखी गई है उसी को आपको याद करना होगा। इसके अलावा अगर ये याद नहीं होगा तो कम से कम इसे जरूर याद कर लीजिएगा। विलियम जेम्स ने क्या बोला है? तो व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति अपने व्यवहार, भावनाओं और सोच के माध्यम से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आपका कि इसकी अवस्थाएं यानी स्टेजेस कितने हैं व्यक्तित्व के विकास का, यानी आपके अंदर जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो कैसे कैसे होता है, किस स्टेज में होता है, उसकी अवस्था के बारे में आपको लिखना है। जैसे आप बचपन में किस तरीके से बात करते थे, उसके बाद बचपन से आप थोड़ा सा बड़े हुए, आप किस तरीके से बात करते हो दूसरे से, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई, उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलाव हुआ। तो उसी तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो स्टेज आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या आपको लिखना है कि शारीरिक विकास का मतलब शरीर की संरचना यानी शरीर की बनावट और स्वास्थ्य में सुधार है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों की तनाव और शारीरिक कार्य क्षमता का विकास होता है, यानी आपका शरीर कितना बढ़ रहा है, आपका मांसपेशी किस तरीके से डेवलप हो रहा है और जो भी आपके शरीर के अंदर में काम करने की जो क्षमता है उसमें कितना विकास हो रहा है, ये शारीरिक विकास में आता है।
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या इसे बढ़ावा देते हैं। स्वस्थ शरीर ही अच्छे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट होता है। यानी अगर आपका स्वास्थ्य बेटर होगा, ठीक है, आपका स्वस्थ शरीर होगा, 100% आपकी पर्सनैलिटी की भी जो नींव रखी जाएगी धीरे धीरे उसमें भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा दूसरा जो स्टेज है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या होता है भाई? तो यह व्यक्ति की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है आपके माइंड से है रिलेटेड, यानी आप किस तरीके से सोचते थे, फिर धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ी फिर आपके अंदर किस तरीके से सोचने की क्षमता बढ़ी, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, यही संज्ञानात्मक विकास है। तर्क वितर्क करना, समस्याओं का समाधान खोजना और नई चीज़ें सीखना इसका हिस्सा है। अच्छी शिक्षा और मानसिक अभ्यास से यह बेहतर हो सकता है। यानी आपका जो सोचने और समझने और तर्क करने का जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, और यह किससे आपका बेहतर होगा? एक बेहतर शिक्षा और मानसिक अभ्यास से। चलिए नेक्स्ट स्टेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए ये जो पॉइंट है ना, अगर आप पॉइंट लिख कर आइएगा और अच्छे तरीके से इसे डिफाइन कीजिएगा। बता रहे ना, एग्जामिनर की पावर नहीं है कि आपका नंबर काट दे, सिर्फ पॉइंट देखकर नंबर देंगे। भावनात्मक विकास कहने का मतलब है यह भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हो या दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हो। कहने का मतलब है आपके अंदर जैसे अचानक गुस्सा आ जाता है, आप किसी को भला बुरा बोल देते हो। ये जो स्टेजेस, जिस स्टेज में आप हो, किशोरावस्था का शुरुआती वाला स्टेज है, कहीं ना कहीं इसको आंधी तूफान वाला स्टेज बोला जाता है युवाओं के लिए, ठीक है। तो इस स्टेज में आप अपनी भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, फिर आने वाले टाइम में किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ये भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है और इसमें किस तरीके से आप विकास करते हो। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और भावनाओं का सही तरीके से व्यक्त करना इसमें शामिल है। सकारात्मक सोच और तनाव प्रबंधन इसमें मदद करते हैं। जैसे कि आपके अंदर ऐसा इमोशनल डेवलपमेंट है कि अचानक आप तुरंत तनाव में चले जाते हो और उस तनाव के कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव को उतना ज़्यादा नहीं लेता है, वह उसके सोल्यूशन पर ही फोकस करता है, यानी वो ज़्यादा उतना स्ट्रेस नहीं लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बेटर होगी आपकी अपेक्षा। तो ये भावनात्मक जो विकास है ये भी प्रभावित करता है, यानी इस विकास के आधार पर भी आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अलावा देखिए सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का मतलब है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और समाज में बेहतर तालमेल बैठाना। इसमें दोस्ती, सहयोग और टीम वर्क की भावना आती है। यह व्यक्ति को समाज का अच्छा सदस्य बनाता है। यानी ओवरऑल एक ही मैं आपको बात बोलूँगा कि सामाजिक विकास कहने का मतलब है अगर आप समाज में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर वो अच्छा होगा। समझ में आया ना। और अगर गलत सामाजिक लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी भी गलत होगी। बाकी आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 5 नंबर नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास सही और गलत को समझने और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के आचरण, आदर्शों और जीवन के फैसलों पर प्रभाव डालता है। ईमानदारी और आदर्श व्यवहार इसमें मुख्य है। नैतिक विकास कहने का मतलब है जिसमें सही क्या है और गलत क्या है ये चीज़ समझने की क्षमता अगर आपके अंदर में डेवलप हो रही है तो इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है। आप किसके साथ, किस भाव से आप उसके साथ व्यवहार करोगे, किसके साथ सही करना है, किसके साथ गलत व्यवहार करना है, वो आपके अंदर में अगर डेवलप हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यह करियर और कार्य क्षमता से जुड़ा है। इसमें नई स्किल सीखना, लक्ष्य तय करना और अपने काम में निपुण हासिल करना शामिल है। जैसे कि आप जिस क्षेत्र में आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, आपको क्या बनना है, अगर अभी तक से आपने अपना गोल सेट नहीं किया तो फिर बेकार है एजुकेशन हासिल करना, पढ़ना, क्योंकि आपको सेट करना होगा। चारों तरफ भागोगे तो रियल बता रहे कहीं का नहीं रहोगे। तो उसी तरीके से आप अपने करियर के लिए आप कहीं ना कहीं गोल सेट करते हो और उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जो क्षमता है वो पर्सनैलिटी के आधार पर ही फोकस होती है। आपको एक संकल्प लेना होगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। तो ये कहाँ से होगा? ये आपकी पर्सनैलिटी और साथ ही साथ आपके अंदर जो सोचने की सकारात्मक क्षमता है इससे डेवलप होगा। और इसके लिए आपको नए स्किल सीखना होगा,
साथ ही साथ आपको लक्ष्य तय करने और अपने काम को अच्छे तरीके से हासिल करना, ये भी इस चीज़ में शामिल है। यह व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन में सफल बनाता है। तो ये हमने टोटल 6 पॉइंट डिस्कस किए। कोशिश कीजिएगा 6 पॉइंट को रट लीजिएगा और इसको अपने वे में लिख देना है। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है? व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को आकार देने की प्रक्रिया है जो उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह बीमारी और आंतरिक दोनों गुणों के समुचित विकास का प्रतीक है। विद्वानों ने इसे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। बाकी आप चाहो तो अपने से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए और उसका वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जैसे आपका व्यक्तित्व का विकास होता है अलग अलग स्टेजों में, तो इसको कौन कौन से चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व के विकास में अच्छे गुण ला सकते हैं या फिर खराब गुण ला सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ आपको समझना जरूरी है। तो इसमें भी आप सबसे पहले व्यक्तित्व के अर्थ को लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है फिर परिभाषा भी लिखिएगा। देखिए अगर मेरी ज़बान फिसल रही है तो इसका रीज़न है बहुत खतरनाक तबीयत खराब है। इस ठंड में भी मैं पसीने से भीग गया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप थोड़ी ना देख रहे हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के सोचने, व्यवहार करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है आपको लिखना, ठीक है। समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कहने का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब खानदानी असर। खानदानी असर मतलब जिस तरीके से माँ बाप की पर्सनैलिटी, दादा दादी की पर्सनैलिटी, नाना नानी की पर्सनैलिटी, उसी तरीके से आपकी भी तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये यानी अनुवांशिकता कहीं ना कहीं एक कारक है। कारक कहने का मतलब ये प्रभावित करता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब किसी के पिताजी, उसकी पर्सनैलिटी गुंडों जैसी है, चोर जैसी है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी गुंडों और चोर के जैसी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पापा अगर ऐसा होंगे तो वो वही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आनुवांशिक इफेक्ट होता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसके माता पिता से मिले गुण होते हैं। यही चीज अभी मैंने आपको बताया। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार यानी किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, वह उसके माता पिता से मिले गुण ही होते हैं। शरीर की बनावट, त्वचा का रंग, मस्तिष्क की क्षमता और स्वभाव जैसे गुण आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति का अगर चेहरा देखा जाए, उसका बनावट अगर देखा जाए, उसकी आवाज़ अगर देखी जाए, या फिर उसके अंदर जो भी बिहेवियर है, व्यवहार है, वो सारा कुछ उसके माता पिता, उसके खानदान से मिलता है। तो ये आनुवांशिक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा स्वभाव से अगर शांत है, यानी शांत स्वभाव का है, या फिर गुस्सैल हो जाता है अचानक, या फिर बहुत बोलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आनुवांशिक इफेक्ट के आधार पर है। उसके अंदर वो सारा गुण यानी उसके माता पिता से मिले हैं। समझ में आया ना? सबसे पहले आनुवांशिकता जरूर लिखिएगा, ये सारे पॉइंट इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरा नंबर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहने का मतलब है आपके आस पड़ोस। व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वह उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। ये जरूरी नहीं कि माता पिता के गुण आपके व्यक्तित्व को खराब या फिर अच्छा कर सकते हैं। आपका माहौल, आपके जो दोस्त है, ठीक है, आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी इफेक्ट करता है। यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट, यानी इसमें परिवार भी आ जाएंगे, दोस्त भी आ जाएंगे, समाज और स्कूल की भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक वातावरण व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, जबकि नकारात्मक वातावरण उसकी सोच को सीमित कर सकता है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप अपने गांव में जाते हो, जो स्टूडेंट लॉज में रहते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो लॉज वाले एरिया में देखिएगा वातावरण पढ़ाई का है, तो आप वहाँ पर हमेशा पढ़ाई के नज़रिए से ही काम करते हो। लेकिन जैसे घर आते हो, आपको तुरंत कोई ना कोई टोक देंगे जो पढ़ने वाले नहीं हैं, और तुरंत बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना दिन तक पढ़ोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट नकारात्मक इन्वायरमेंट है, वातावरण है। तो यही चीज़ इफेक्ट करता है पर्सनालिटी में भी। समझ में आया ना? आगे देखिए नेक्स्ट आपका शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी अगर आप शिक्षा हासिल करते हो, आप देखिएगा एक शिक्षित व्यक्ति की पर्सनालिटी और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की पर्सनालिटी में आसमान और ज़मीन की फ़र्क होती है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने पर ही उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। भाई व्यवहार और बात करने का तरीका और नज़रिया में भी ज़मीन और आसमान की फ़र्क होती है। समझ में आया ना?
तो शिक्षा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है या उसे नैतिक मूल्य यानी सही क्या है गलत क्या है, किसके साथ सही करना है किसके साथ गलत करना है, ये सारी चीज़ उन्हें सिखाती है। सामाजिक नियमों यानी समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, बात करना है, विचार करना है, किस तरीके से समाज में बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना है, छोटों के साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा बोलना है, गलत हो रहा है तो उस पर कैसे आवाज़ उठानी है, ये सारी चीज़ें कौन बताती है? जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती है एजुकेशन। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके और आदतों को भी प्रभावित करते हैं। किसी समाज की परंपराएं, भाषा और रीति रिवाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। मैं मानता हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म की संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम धर्म की संस्कृति हो, या फिर सिख, या फिर ईसाई, या फिर जैन, या फिर बौद्ध, किसी भी धर्म की अगर संस्कृति अगर देखा जाए, वो कभी नहीं सिखाता है कि दूसरों के साथ गलत किया जाए, यानी वो अवगुण तो सिखाता ही नहीं है। तो हर धर्म, हर समाज में जो उसकी संस्कृति है भाई, पर्सनालिटी के अच्छे गुणों को कहीं ना कहीं डेवलप करती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जीवन में मिलने वाले अनुभव व्यक्ति के व्यवहार और सोच को बदलते हैं। अच्छे अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि जो बुरे अनुभव होते हैं वह सिखाते हैं कि कैसे समस्याओं का सामना करें। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल स्टेटस। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। देखिए, आप देखिएगा, एक गरीब व्यक्ति है, उसके जो बच्चे हैं उसकी पर्सनालिटी आप देखिएगा, और एक अमीर व्यक्ति है बिजनेसमैन, उसके जो बच्चे हैं उसकी पर्सनालिटी आप देखिएगा, उसका बात करने का तरीका और एक गरीब बच्चे की बात करने का जो तरीका है, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट में जो इफेक्ट हुआ है वह आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं प्रभाव किया है। इसलिए गरीब या फिर अमीर का प्रभाव उसकी सोच, व्यवहार और अवसरों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के पास बेहतर शिक्षा होती है, बेहतर संसाधन होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ों का उनको मौका मिलता है, हर तरह का वह संसाधन यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे वो खरीद सकता है। जबकि जिसके पास आर्थिक सुविधा नहीं होगी उन सभी चीज़ों से वह वंचित होगा और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। हालांकि आप गरीब हो या फिर अमीर हो उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर अपने आप में ये सोच बैठा लियो कि हमें ये करना है, ये कंठस्थ आप कर लियो हो, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत सारे लोगों की आप कहानी देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किस अवस्था में थे और अपनी अवस्था को किस तरीके से चेंज किया। तो वही कहने का मतलब व्यक्ति के अपने प्रयास, इच्छा शक्ति उसके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच व्यक्ति को बेहतर बनाती है। 8 नंबर देखिए, स्वास्थ्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यानी अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व को निखारता है। आप हमेशा बीमार रहते हो, आपकी जो शारीरिक अवस्था है वो हमेशा बीमारियों से घिरी हुई रहती है, आप कभी भी ठीक नहीं रहते हो, तो आपकी जो व्यक्तित्व की पर्सनालिटी है, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप शारीरिक तौर पर, मेंटली तौर पर आप हमेशा स्वस्थ रहोगे तो आपका जो व्यक्तित्व वो हमेशा निखरता रहेगा। बीमारियाँ या फिर कमजोरी आत्मविश्वास को कम करती है। चलिए इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है कि व्यक्तित्व विकास इन सभी कारकों का परिणाम है। आनुवांशिकता से हमें शुरुआती मिलती है, लेकिन पर्यावरण, शिक्षा, आत्म प्रयास से हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही। शुरुआती स्टेज में हालांकि हमें खानदानी तौर पर हमारा जो गुण है वो मिल जाता है, लेकिन उसको निखारने का तरीका समाज, पर्यावरण या फिर शिक्षा हासिल करके या खुद से अपने से प्रयास करके व्यक्तित्व को हम निखार सकते हैं और अपने भविष्य को और अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आत्मसम्मान किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या क्या है। आत्मसम्मान कहने का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ में आया ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब खुद को सम्मान देना और अपनी काबिलियत, मूल्यों और गुणों पर भरोसा रखना है। आत्मसम्मान कहने का मतलब है कि आपको खुद को रिस्पेक्ट देना है। बहुत सारे लोग अपने आप को ये चीज़ सोच लेते हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं, मैं इस तरीके से दिखता हूँ, मेरा शरीर इस तरीके से है, मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी सोच है जो अपने आत्म सम्मान को सम्मान ही नहीं देते, अपने आप को सम्मान ही नहीं देते। तो आत्मसम्मान का मतलब है खुद की क्वालिटी को समझे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर जो भी गुण है उसको बाहर निकालना और सकारात्मक सोच डेवलप करना। आप अपनी काबिलियत को निखार सकते हो, अपने जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, आप अपने मूल्य को समझ रहे हो ना कि आप कितना कीमती हो, ये चीज़ आप डेवलप कर सकते हो।
यह व्यक्ति की अपने प्रति सोच और विश्वास को दर्शाता है। आत्मसम्मान का सीधा असर व्यक्ति की आत्मविश्वास, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। तो आत्मसम्मान का हमने बता दिया क्या अर्थ है। अब समझते कि इसके प्रमुख तत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आत्मविश्वास है। आत्मसम्मान से आपका जो पहला तत्व है वह आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ना आत्मसम्मान के लिए। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं और गुणों पर भरोसा रखना। यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने फैसले लेने में मदद करता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति निडर होकर काम करता है और अपनी सफलता की संभावना बढ़ाता है। यह खुद पर विश्वास रखने की भावना है आत्मविश्वास। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्म स्वीकृति का मतलब क्या होगा? तो आत्म स्वीकृति का मतलब है अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को बिना झिझक स्वीकार करना। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। देखिए यहाँ पर ये लाइन हमने अगर पढ़ा होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भावना आई होगी कि अभी हमने बताया कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी बुराइयों को क्या करना है, अपने अंदर रखना है और जो भी अच्छाई है उसको डेवलप करना है। जी हाँ, मैंने सही बोला। लेकिन जो भी काम अगर कर रहे हो उसमें अगर जो भी मिस्टेक कर रहे हो अगर आप उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे, उसे आप नहीं मानोगे कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की थी, ये मिस्टेक हमको नेक्स्ट बार नहीं करना है, तो फिर आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, आत्म स्वीकृति। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर आखिर क्या कमजोरी है। उस कमजोरी को फिर बाद में आपको क्या करना है, सुधारना है, बिना झिझक स्वीकार करना है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। आत्म स्वीकृति से व्यक्ति अपने प्रति सकारात्मक सोच विकसित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ। आत्ममूल्य का अर्थ है कि खुद को महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझना है, अपने आप को एक क्वालिटी के रूप में समझना है। यह भावना कि आप अपने जीवन और समाज में एक खास जगह रखते हो, समाज में आपकी वैल्यू है, ये आपको खुद पहले सोचना होगा, तब ना लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आत्ममूल्य से व्यक्ति अपनी काबिलियत पर गर्व करता है और दूसरों से सम्मान पाने का हकदार महसूस करता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेना और दूसरों पर निर्भर ना रहना। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपने लक्ष्य तय करता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करता है। तो ये हो गया स्वतंत्रता। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका आत्मशक्तिकरण यानी सेल्फ एम्पावरमेंट। आत्मशक्तिकरण का अर्थ है कि अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को पाने की ताकत महसूस करना है। यह हमें खुद को प्रेरित करने और अपनी सोच को मजबूत बनाने में मदद करता है। आत्मशक्तिकरण से व्यक्ति आत्मनिर्भर और मजबूत बनता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हर परिस्थिति में अच्छा देखने और सोचने की आदत रखें। यह हमें असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे कुछ सीखने की ताकत देती है। आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हो कि हाँ हमने ये गलती की थी इसलिए ये चीज़ नहीं हुआ, आइंदा इसके बाद नेक्स्ट बार में हम ये गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी होगी। सकारात्मक सोच से व्यक्ति खुश और शांत रहता है और अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है। बाकी एक बार वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है जैसे आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा, ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहे तो कोशिश कीजिएगा जो भी वहाँ पर एग्जामिनर हो उनको बोलिएगा कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि इसका इंग्लिश में ही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता के बीच अंतर को समझाइए। आत्मसम्मान को इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम बोला जाता है और सेल्फ अवेयरनेस। देखिए अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछे तो भी आपको इसी तरीके से बना कर आंसर लिखना है। जितना क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है 7-8 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 2-3 वीडियो में, उतना क्वेश्चन में से उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर खुद से बना कर लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा उसी टाइप से आंसर आपको खुद पॉइंट्स बनाना है। अगर क्वेश्चन नहीं भिड़े तब, एक आध क्वेश्चन अगर हो जाए तब, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ कर आओगे सीधा फेल हो जाओगे। क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सारा क्वेश्चन बनाकर आना है, सारा अटेम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन देख कर डरिएगा नहीं अगर नहीं आता है। दिमाग में ये चीज़ सोचना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन आ जाता, मान के चलिए हमने आपको सिर्फ पढ़ाया था आत्मसम्मान, आत्म जागरूकता नहीं पढ़ाया था, तो आप इसको लिखिएगा क्योंकि इसके अर्थ को लिखिएगा, फिर इसके बाद इसके परिभाषा को लिखते और इसी तरीके से सारा कुछ डिफाइन करते, क्योंकि मैंने आपको बताया था
तो फिर उसके बाद आत्म जागरूकता कैसे लिखिएगा, वो अपने भाषा से लिखिएगा। आप इसके बारे में समझते हो ना कुछ भी, कि अपने आप को कैसे जागरूक रखे किसी भी चीज़ में। तो अगर यहाँ पर ये आप सही लिख रहे हो, ये अपनी भाषा में लिख रहे हो, तो इसका तो नंबर मिल पाएगा और इसका कुछ हद तक नंबर मिल पाएगा। तो इस तरीके से पासिंग मार्क्स लिए जाते हैं जब क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता। तो सबसे पहले हम लोग आत्मसम्मान के बारे में पढ़ेंगे। आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम। जब भी अंतर लिखिएगा आप हेडिंग में दीजिएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा गया, फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर नीचे एक एक करके दोनों के बारे में लिखना है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से बनाना है। आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम, सबसे पहले इसके अर्थ को देखते हैं। तो यह व्यक्ति की अपने प्रति मूल्यांकन की भावना है, यानी खुद को वह मूल्यांकन करते हैं, एवेलुएट करते हैं, खुद को आंकते हैं आत्मसम्मान में कि हमारी वैल्यू लोगों में क्या है क्या नहीं है, कौन हमें सम्मान करता है या फिर नहीं करता है। यानी व्यक्ति अपने बारे में कैसा महसूस करता है, यह व्यक्ति की आत्म मूल्य की भावना को दर्शाता है और इसे ही आत्मसम्मान कहा जाता है। बाकी आप चाहो तो पुराने वाले वीडियो में मैंने जो अर्थ बताया है आत्मसम्मान का वो भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हर एक वीडियो में अर्थ चेंज करता हूँ तो आपको जो समझ में आता है वही लिखिएगा। फिर इसके मुख्य तत्व के बारे में अगर देखें तो आत्मसम्मान इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने गुणों, क्षमताओं और मूल्यों को कैसे देखता है। आत्मसम्मान का जो मुख्य तत्व आखिर क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर में अपने आप को वह देखता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और मूल्यों को कैसे देखता है, यानी अपने आप को कितना मूल्यवान समझता है और उनका मूल्यांकन किस तरीके से वह करता है। ये इनके मुख्य तत्व है आत्मसम्मान को डिफाइन करने के लिए। अब आते हैं इसके प्रभाव। आत्मसम्मान सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। उच्च आत्मसम्मान यानी जो सकारात्मक आत्मसम्मान होता है, तो उच्च आत्मसम्मान वाले लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी होते हैं, अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं। जबकि निम्न आत्मसम्मान वाले लोग आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं, अपने आप में नेगेटिविटी में ही डूबे रहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह किसी कार्य में कुशल है और उसका योगदान महत्वपूर्ण है, तो यह उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जैसे कि किसी को लगता है कि इस काम में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है, मैं इस काम में योगदान दूंगा तो लोगों के लिए मैं वैल्यूबल बनूंगा। तो ये आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक सोच है, इसी को ही आत्मसम्मान कहा जाता है। अब समझते हैं कि आत्म जागरूकता क्या है। आप लोग जागरूकता नाम सुने होंगे, सोशल मीडिया में जागरूकता फैलाइए इस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर। तो जागरूकता कब फैलाई जाती है? जब कुछ गलती होती है। इसी तरीके से आप अपने में कुछ गलती करते हो, अचानक गुस्सा से किसी को मार देते हो, किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, तो फिर बाद में ये चीज़ अगर आपके माइंड में ये थॉट आते हैं, ये सोच आती है कि नहीं मारना चाहिए था, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, यही है आत्म जागरूकता, यानी खुद को जागरूक करना। समझ में आया ना? अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अर्थ देख लेते हैं। यह व्यक्ति की अपनी भावनाओं, विचारों, कार्यों और व्यवहार के प्रति जागरूकता है। यानी जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं के प्रति, या जो भी उनके विचार है या काम है या व्यवहार है, उसके प्रति किस तरीके से वह खुद को जागरूक करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति यह समझ सके कि उसका व्यवहार और निर्णय दूसरों और स्वयं पर कैसे प्रभाव डालते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वह दूसरों के प्रति अच्छा प्रभाव डालता है या खराब प्रभाव डालता है। वह अगर निर्णय या फिर खुद को सोचने या समझने में यह सामर्थ हो जाता है कि कौन सा व्यवहार दूसरों के लिए सही है या फिर गलत है, तो उसे ही कहा जाता है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अब इसके मुख्य तत्व को देख लेते हैं। आत्म जागरूकता में आत्मनिरीक्षण और आत्म समझ शामिल होते हैं। यानी खुद को वह निरीक्षण करता है, यानी हमेशा वह परीक्षण करते रहता है, हमने ये सही किया या फिर ये गलत किया, यानी खुद को वह समझते रहता है। यह व्यक्ति को अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानने में भी मदद करती है। अब इसके प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। सेम वही पॉइंट्स लिए हैं जो वहाँ पर हमने सेल्फ स्टीम में लिया था, आत्मविश्वास में अर्थ लिया था, मुख्य तत्व लिया था और प्रभाव, ताकि आपको याद रहेंगे। आत्म जागरूकता से व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, बेहतर निर्णय लेने और अपने विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलती है। आत्म अवेयरनेस कहने का मतलब है, या फिर आत्म जागरूकता कहने का मतलब है, व्यक्ति पहले ही जागरूक हो जाता है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, और इससे क्या होता है, वह अपने विकास के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकते हैं, उसको मदद मिलता है किसी भी बेहतर निर्णय को लेने के लिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आकर गलत निर्णय लेता है और बाद में इस बात को समझाता है या फिर समझता है कि उसका गुस्सा क्यों और कैसे उभरा, तो यह आत्म जागरूकता है। समझ में आया ना? यानी उसको अपनी गलती की एहसास होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं जो टेबल में दी गई है। आप चाहो तो इसको लिखने के बाद टेबल वाले आंसर भी लिख सकते हो, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले फोकस की अगर बात करें तो आत्मसम्मान खुद के प्रति भावना और मूल्यांकन करती है। यानी फोकस किस तरीके से करती है, तो आत्मसम्मान जो है वो खुद के प्रति जो भी भावना है उसी का ही मूल्यांकन करती है, विचारों को
वो मूल्यांकन करती है, अपने आप का मूल्यांकन करती है कि वो कितना वैल्यूबल है। इसके अलावा आत्म जागरूकता क्या करता है, किस पर फोकस करता है, तो अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार की समझ पर फोकस करता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इसका स्वभाव कैसा रहता है, तो आत्म मूल्यांकन का जो स्वभाव है वह मूल्यों पर आधारित होता है। मूल्य मूल्यांकन समझ में आ रहा है ना, तो इसका स्वभाव मूल्यांकन पर ही आधारित है, जबकि यह प्रक्रिया पर आधारित है, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप करोगे नहीं, उस प्रक्रिया को करोगे नहीं, तो फिर अवेयरनेस कैसे फैलाओगे खुद को, ये प्रक्रिया पर ही निर्भर होता है इसका स्वभाव। इसके बाद परिणाम की अगर बात करें तो आत्मविश्वास और आत्म मूल्य में वृद्धि है, ठीक है, यानी इसका जो परिणाम है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही साथ अपना जो मूल्य है, अपनी वैल्यू है वो बढ़ाता है, ठीक है, इसका यही परिणाम होता है। जबकि जो आपका आत्म जागरूकता है, ठीक है, इसमें क्या है परिणाम की अगर बात करें, बेहतर निर्णय और व्यक्तिगत विकास, यानी आप निर्णय अच्छे तरीके से ले सकते हो, इसका यही परिणाम होता है। इसके अलावा संबंध की अगर बात करें यानी रिलेशन, तो यह आत्म जागरूकता का परिणाम हो सकता है, जबकि यह आत्मसम्मान को सुधारने का माध्यम हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। बाकी सारांश यानी निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे कि आत्मसम्मान इस बात से संबंधित है कि आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं, जबकि आत्म जागरूकता इस बात से संबंधित है कि आप अपने आप को और अपनी भावनाओं व विचारों को कितना समझते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्यस्थल पर समय प्रबंधन कैसे महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन का आंसर आपने देखा, आप इसी को ही वहाँ पर डाल दीजिए अपने माइंड से सेट करके, क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन पूछा है घुमा फिरा के उसी टाइप से, समझ में आया ना। तो चलिए देख लेते हैं, यानी जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो कार्यस्थल पर समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके काम को व्यवस्थित और प्रभावी बनाता है। इससे न केवल आप अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर पाते हैं, बल्कि बेहतर परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। आइए इसे आसान भाषा में पहले समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका काम की प्राथमिकता तय करना। क्वेश्चन क्या पूछा है जरा एक बार और समझ लेते हैं, कार्यस्थल पर समय यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम की प्राथमिकता हमें तय करनी पड़ती है टाइम को मैनेज करके। पहले हम किस काम को करेंगे, फिर उसके बाद किस काम को करेंगे। ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, तो उस काम को किस तरीके से हमको मैनेज करना है, किसको प्राथमिकता पहले देनी है, वो टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। यानी समय प्रबंधन आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन सा काम पहले करना जरूरी है और कौन सा बाद में। इससे आप सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद देखिए तनाव कम करना। जब आपका काम समय पर पूरा हो जाता है, यानी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो तनाव भी कम होता है आपको, यानी क्योंकि समय पर काम खत्म हो जाएगा तो फिर टेंशन किस बात की रहेगी। तो आपको अनावश्यक तनाव नहीं होता है, आप अधिक शांत और आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। काम की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, ये भी पॉइंट है यहाँ पर, कलर चेंजिंग नहीं है। काम की क्वालिटी को बढ़ाता है टाइम मैनेजमेंट, इसलिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। जब आप काम को सही समय पर और ध्यान लगाकर करते हो तो उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। समझ में आया, जो भी आपने काम किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है टाइम के साथ, अगर आप अच्छे तरीके से करते हो। इसके बाद देखिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान बनाता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका जो लक्ष्य है ना वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। समय प्रबंधन से आप अपने छोटे छोटे और बड़े लक्ष्य आसान से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि समय प्रबंधन के फ़ायदे क्या क्या है। वो तो ज़रूरी था, वो भी फ़ायदा ही था, लेकिन यहाँ पर डिटेल से समझेंगे कि यानी फोकस किस पर है, आखिर फ़ायदा क्यों है टाइम मैनेजमेंट का। देखिए सही समय पर काम खत्म करना। आप डेडलाइन यानी समय सीमा जो आपको दी जाती है, जहाँ पर आप काम करते हो, जिस जगह पर, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, वहाँ पर समय के साथ जो भी समय दिया जाता है उस समय में आप काम ख़त्म कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है आपके जो ऊपर पद वाले बैठे हुए रहते हैं उससे, ठीक है। तो समय के साथ आपको काम करने का एक बेनिफिट मिलता है टाइम मैनेजमेंट में। बेहतर संतुलन, काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। यानी आपकी जो लाइफ है, घर की जो ज़िंदगी है और काम का जो लाइफ है, दोनों को मैनेज करने में भी आसानी होती है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, ऑफिस वर्क में बहुत सारा काम पड़ा रहता है जो आप घर में भी आकर करते हो, उससे संतुलन बिगड़ जाता है आपके निजी लाइफ के साथ, निजी जीवन के साथ। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बेटर होता है आपके निजी जीवन में भी। इसके अलावा समस्या से बचाव, समय की कमी की वजह से होने वाली गलतियों और जल्दबाजी से बच सकते हैं। यानी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके सारा वर्क करोगे तो समय की जो भी कमी होती है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मिस्टेक होता है, आप हड़बड़ी में अच्छे काम को भी गलत कर देते हो, वो टाइम मैनेजमेंट से सुधर जाती है।
इसके अलावा देखिए क्या बेनिफिट है, प्रभावशाली छवि बनाना। देखिए टाइम मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो काम पूरा करोगे समय पर, और जब आप काम पूरा समय पर करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं छवि जहाँ पर आप काम करते हो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। आप पर लोग विश्वास करेंगे, जो भी आपके ऊपर वाले पद वाले हैं। इसके बाद समय प्रबंधन कैसे किया जाए ये भी देख लीजिए, यानी टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको योजना बनाना है किसी भी काम को करने के लिए, यानी हर दिन के लिए एक सूची बनाएं कि आपको कौन से काम करने हैं। काम को महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण में बांटें, यानी आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट में, आपको एक तालिका बनाना है, टेबल बनाना है। एक तरफ आपको लिखना है महत्वपूर्ण काम, एक तरफ लिखना है कम महत्वपूर्ण काम। और महत्वपूर्ण काम के लिए आप टाइम टेबल बना दोगे कि इसको पहले प्राथमिकता देंगे, इसको बाद में प्राथमिकता देंगे। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिर इसके बाद समय सीमा तय करना, यानी हर काम के लिए समय तय करें और उसे उसी समय में पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा मल्टीटास्किंग से बचे, यानी एक समय में एक ही काम पर ध्यान दे। एक्स्ट्रा आपको नहीं फोकस करना, एक काम आप कर रहे हो उसको नहीं किए हो और दूसरे काम में लग जा रहे हो, एक काम में फोकस करना है, ठीक है। मल्टी यानी एक्स्ट्रा जो काम है उसमें उलझ कर नहीं रहना है, इससे आपका काम बेहतर होगा अगर आप एक ही काम पर फोकस करोगे। रुकावटों से आपको बचना है, यानी काम करते समय फ़ोन, सोशल मीडिया या किसी भी अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाकर रखना है। इसके अलावा ब्रेक ले, यानी लगातार काम करने से थकान होती है, छोटे छोटे ब्रेक ले ताकि आप तरोताज़ा महसूस करें। इसके अलावा ना कहना सीखिए, अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको कोई दूसरा कोई काम दे रहा है तो आप उसे ना कह दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले वही काम करना है जो आपको दिया गया है। अगर आपके पास पहले से ही बहुत काम है तो अतिरिक्त काम लेने से बचे, दूसरों को ना कहना सीखे। तो ये तरीका था ऑफिस वर्क में टाइम मैनेजमेंट का, हमने हर एक तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट 3 दिन में तैयार करना है, कुछ भी रिपोर्ट आपको ऑफिस वर्क में 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सामग्री इकट्ठा करें और उसकी रूपरेखा बनाएं, यानी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत है उसको इकट्ठा करें और उसका एक रूपरेखा तैयार करना है। दूसरे दिन या आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। सामान भी मिल गया, रूपरेखा भी तैयार होगी, अब आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को लिखना है। तीसरे दिन रिपोर्ट की आपको समीक्षा करनी है, जांचना है कि सही मेरा काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, रिपोर्ट सही बनी है या फिर नहीं बनी है, और फिर इसको फाइल वर्जन तैयार करना है, यानी इसको फाइल में फिर सबमिट करना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के साथ पार्ट वाइज बांट कर क्या किया जाता है, वर्क को ऑफिस में कंप्लीट किया जाता है, यानी जो भी आपके कार्यस्थल है। इस प्रकार से अगर आप यह काम सही समय पर बांट कर करेंगे तो आप समय पर और बिना गलती किए काम को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या करना है, समय प्रबंधन आपको अधिक प्रभावी, उत्पादक और शांत बनाता है, यह आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाओगे तो कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन और पहचान दोनों बेहतर होगी। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे आप इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा, आप अपने से खुद भी उसको डिफाइन कीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप पता नहीं ये 5 नंबर में पूछेगा कि 1 नंबर में पूछेगा, वो तो क्वेश्चन पेपर में ही पता चलेगा, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण क्या है, सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। आपसे मैं डायरेक्टली अगर पूछ दूँ, कहीं पर आप अगर हमसे मिल लीजिएगा, मुलाकात हो गई तो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या लक्ष्य है। आपसे अगर हम पूछ दिए कि लक्ष्य निर्धारण क्या है तो आप क्या बताओगे, मतलब आप जो गोल सेट किए हो आखिर वो है क्या, तो वो चीज़ आप कैसे बताओगे, अपने से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है, ये खुद से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नेतृत्व यानी लीडरशिप को क्या करना है, डिफाइन करना है या फिर इसको परिभाषित करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, प्रेरणा और मार्गदर्शन से एक समूह या संगठन को लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रेरित और संगठित करता है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, इसी का यहाँ पर सिंपल वर्जन है। देखिए लीडरशिप यानी नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब है लोगों को साथ लेकर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करना और सही दिशा दिखाना, है ना, सिंपल वर्ड में। देखिए नेतृत्व कहने का मतलब है लीडरशिप। जैसे कि कोई टीम है, ठीक है, अब उस टीम में कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो सभी व्यक्तियों को, इस टीम में जितने भी व्यक्ति है उन सभी का लीडरशिप करेगा। लीडरशिप का मतलब क्या हुआ कि भाई वह लोगों को साथ में लेकर चलेगा, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह उन सभी को मोटिवेट करेगा और सही दिशा उसको दिखाएगा। यही काम होता है कि लीडरशिप का, ठीक है। तो यही आप लिख दीजिएगा अगर 1 नंबर में पूछे। इसके अलावा पार्श्व संचार यानी लेटरल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो पार्श्व संचार का मतलब है कि एक ही स्तर के लोगों के बीच जानकारी या विचारों का आदान प्रदान, जैसे कि एक ही विभाग या फिर पद पर काम करने वाले सहकर्मी के बीच बातचीत। जैसे एक ही विभाग में अगर जो भी कर्मचारी हैं अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं,
ठीक है, या फिर सूचना का आदान प्रदान कर रहे, तो वही होता है पार्श्व संचार। समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक बना लीजिएगा कि पास में रहने वाले लोगों के साथ संचार, जैसे कि एक ही विभाग या फिर पद में काम करने वाले सहकारियों के बीच में, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हैं उसके बीच में बातचीत। आगे देखिए नेक्स्ट आपका मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित करें। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है एक मनुष्य का? तो मानव संसाधन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, वेतन, प्रबंधन और उनके कामकाज माहौल को बेहतर बनाकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है जिसमें कर्मचारी की भर्तियाँ, ठीक है, मनुष्यों के लिए, मानव के लिए किसी संगठन द्वारा ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा उसको ट्रेनिंग देना या फिर उसको पैसा देना, सैलरी देना, वेतन देना, ये सारे कामकाज जो है ना वो कहीं ना कहीं कौन सारा मैनेज करता है? इसी मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही होता है। एक संगठन द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। यानी मनुष्य को पहले कर्मचारियों द्वारा भर्ती करवाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके विकास के लिए उनको पैसा दिया जाता है, साथ ही साथ काम काज सिखाया जाता है, और ये चीज़ किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है। जैसे रेलवे में बहुत सारे कर्मचारी की भर्ती होती है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको वेतन दिया जाता है, तो किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? रेल को चलाने के लिए। समझ में आया ना? तो वही हो गया आपका मानव संसाधन प्रबंधन। इसके अलावा आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्या है? तो यह किसी भी विषय या फिर समस्या को गहराई से समझने, तार्किक तरीके से विश्लेषण करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता है। यानी किसी भी विषय में अगर आप गहराई से सोच रहे हो, उस समस्या को गहराई से आप समझ रहे हो, ठीक है, उस समस्या को तार्किक तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे हो और सही निष्कर्ष पर अगर आप पहुंच पाते हो, वही क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन। के अलावा अभी हमने पहला क्वेश्चन पूछा था लक्ष्य निर्धारण। कि लक्ष्य निर्धारण का मतलब होता है अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना। समझ में आया ना? यानी जो भी आपका उद्देश्य है, ठीक है, उसको क्या करना है? आपको तय करना, फिक्स करना है। उसके बाद फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना, एक प्लानिंग करनी है, तो उसी को कहा जाता है लक्ष्य निर्धारण। अब ये क्यों ज़रूरी है वो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आपका व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल का वर्णन कीजिए। यानी जो पर्सनालिटी है इसके 5 कारक मॉडल कौन से तैयार किए गए हैं वो पांचों आपको बताना है, जिससे इंसान के व्यक्तित्व के बारे में जांचा जाता है। देखिए उत्तर किस तरीके से आपको लिखना है। व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल यानी 5 फैक्टर मॉडल या फिर बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। स्पेलिंग देख लीजिए, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीके से यही आंसर आपको लिख देना है। बार बार स्टूडेंट कमेंट क्यों करते हैं समझ में नहीं आ रहा है कि सर अगर क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा तो क्या हम हिंदी से लिख सकते हैं? बेझिझक आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जाइए और लिख कर आइए। तो आखिर ये 5 कारक मॉडल क्या है? मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को समझने का एक लोकप्रिय तरीका है। मनोविज्ञान में यानी जो साइकोलॉजिकल थॉट है, इसमें पर्सनालिटी को समझने का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। इसे ही 5 कारक मॉडल बताया गया और यही इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है आंसर में कि ये इंटरेस्टिंग तरीका है, लोकप्रिय तरीका है। यह 5 मॉडल मुख्य गुणों पर आधारित है। यानी किसी व्यक्ति में ये 5 गुण अगर मौजूद रहेंगे पॉजिटिविटी में, सकारात्मक तौर पर, तो उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से डेवलप हुई है, उसका जो विकास है बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये भूल जाइएगा कि 5 फैक्टर मॉडल कौन कौन से हैं पर्सनालिटी का, तो ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ओसिन, ठीक है, ये नामक शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है 5 मॉडल फैक्टर का। ओ से कुछ होता है 1 हो गया, सी से कुछ होता है 2 हो गया, फिर ई 3, फिर ए 4, फिर एन 5, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ओसिन के नाम से जाना जाता है। आइए हम इसे अच्छे से समझेंगे। ओपननेस, ओपननेस का मतलब क्या होता है? हिंदी भी याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पर इंग्लिश भी कवर करवाते जा रहा हूँ ताकि जो बच्चे इंग्लिश में अगर टॉपिक लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो। तो ओपननेस कहने का मतलब है अनुभव के प्रति खुलापन। अब ये क्या है भाई? तो किसी व्यक्ति में यह गुण दिखता है कि व्यक्ति कितना रचनात्मक और नए विचारों के लिए तैयार है। देखिए ये लाइन क्या आपको बता रहा है, पहले समझिए ध्यान से, तब इस पॉइंट को आप समझ जाइएगा। ओपननेस कहने का मतलब है खुले माइंड वाला। खुले माइंड वाला कहने का मतलब है कि ये ऐसा गुण है किसी व्यक्ति के अंदर में कि वह व्यक्ति हमेशा रचनात्मक यानी नए नए चीज़ों में, नए नए क्रियाकलाप करने में इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। जिन लोगों में यह गुण ज़्यादा होता है वे नई चीज़ें सीखने जैसे कि कला और यात्रा में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और बदलाव को आसानी से अपनाते हैं। वही जिसमें यह कम होता है वे परंपराओं से चिपके रहते हैं और नए अनुभवों से बचते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ओपन माइंडेड वाले जो लोग होते हैं
वो हमेशा एक्टिविटी में रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, वो नए नए चीज़ों को सीखने में वो हमेशा एक्टिव माइंड में रहते हैं, खुलापन उसका माइंड रहता है। उसमें अगर किसी तरीके से कुछ भी बदलाव भी कर दिया जाए तो उतना उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसके प्रति ढल जाते हैं आसानी से। लेकिन यही इसके अपोजिट कुछ लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने में वह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जो भी उनके जीवन में परंपरा से चलते आ रहा है वह उसमें चिपके हुए रहते हैं, नए अनुभव या फिर नए चीज़ों में वह क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों से वह बचते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फैक्टर देखने वाले हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ही बोलिएगा, हमसे नहीं बोला जा रहा है। हालांकि हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, जिम्मेदारी और व्यवस्थितता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह गुण बताता है कि व्यक्ति कितना अनुशासित और संगठित है, व्यक्ति कितना डिसिप्लिन है। अगर किसी व्यक्ति को जो भी काम दिया जाता है वो अनुशासन ढंग से कितना टाइम पर वह उस काम को खत्म कर देता है। जिसमें यह गुण ज़्यादा होता है वे अपने काम को समय पर करते हैं। यानी ये क्वालिटी, जिम्मेदारी और व्यवस्थितता वाला जो क्वालिटी उसके अंदर अगर होती है वह टाइम पर सारा काम खत्म कर देता है। लक्ष्य तय करते हैं वो कि क्या हमें किस तरीके से लक्ष्य को हासिल करना है, और मेहनती भी होते हैं। ऐसे लोग योजनाबद्ध जीवन जीते हैं, यानी वो हमेशा हर काम को कहीं ना कहीं एक योजना के तहत करते हैं। यानी वो एक टाइम फिक्स करते हैं कि हमें इस टाइम पर ये काम करना है और उसको एक योजना के अनुसार करते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। वही जिनमें यह कम होता है वे काम को हमेशा टालते रहते हैं कि नहीं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लापरवाह होते हैं और अक्सर असंगठित रहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, तीसरा जो फैक्टर है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन समझते हो, यानी मिलनसार और ऊर्जावान होना, यानी हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्टिव रहना। उसके अंदर हमेशा हर नए काम को करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि यह गुण दिखाता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक और दूसरों के साथ घुलने मिलने वाला है। जिनमें यह गुण ज़्यादा होता है वे बातूनी, यानी दूसरों से बात तुरंत करने वाले होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी से हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत बात करने लगते हैं, हंसी मजाक तुरंत करने लगते हैं, ठीक है, यानी घुल मिल जाते हैं। ऊर्जावान और पार्टियों में खुश रहने वाले होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक हमेशा रहते हैं, अंदर से और बाहर से भी हमेशा एक्टिव माइंड में रहते हैं। अपने तो खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश मिजाज रखते हैं। उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी भरी हुई रहती है। उन्हें दूसरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वहीं जिनमें यह कम होता है वे अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी कहने का मतलब है वह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी से घुलते मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, ठीक है, वो अपने में ही मगन रहते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं और अकेले रहना वह पसंद करते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट वाला ये वाला लाइन बता रहा है। समझ में आया? एक्स्ट्रावर्जन कहने का मतलब है आपके अंदर इतना एनर्जी है कि आप एक्टिव माइंड हमेशा रहते हो, दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। कहीं भी अगर कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता है आपको वहाँ पर अच्छा लगता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उसके अंदर ये गुण जरूर मौजूद होते हैं। और इसके अपोजिट वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, अकेले रहना उनको पसंद रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, एग्रीएबलनेस, यानी सहयोग और सौहार्द। यह गुण बताता है कि व्यक्ति कितना दयालु और दूसरों के साथ सहयोग करने वाला है। यानी ये जो गुण है वो क्या बताता है कि दूसरों के साथ दयालुता का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, दूसरों की आप मदद हमेशा करना चाहते हो या करते हो, तो ये गुण आपके अंदर मौजूद है। जिनमें यह गुण ज़्यादा होता है वे दूसरे की मदद करते हैं और वे संवेदनशील होते हैं। यानी जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति को वो देखते हैं या फिर किसी तरीके से किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उन सिचुएशन में वो उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ वह बनना चाहते हैं। समझ में आया ना? तो वही चीज़ है संवेदनशील, यानी किसी को गलत हालात में देखकर उनके अंदर एक ऐसी संवेदन या भावना उत्पन्न होती है जिससे लगता है कि नहीं इसकी मदद करनी चाहिए। और भरोसेमंद होते हैं ये, वे विवादों से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं जिनमें यह कम होता है वे कठोर होते हैं। यानी अगर इसके अपोजिट में अगर देखा जाए, जो मदद नहीं करते वो तो एकदम कठोर होगा, ठीक है, किसी से किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। आलोचनात्मक कहने का मतलब है सिर्फ वह दूसरे की चुगली करेगा। दोस्त के साथ रहेगा तो दूसरे दोस्त की चुगली करेगा, दूसरे दोस्त के साथ रहेगा तो जिसके साथ चुगली कर रहा था उसकी चुगली करेगा। हमेशा आलोचनात्मक तरीके से ही वह आलोचना करता रहेगा। और साथ ही साथ असहयोगी भी होते हैं, यानी रहने के बावजूद, आपके साथ रहने के बावजूद भी वह सहयोग नहीं करेगा। यानी देखा जाए तो कंजूस भी बोल सकते हो, बिना मदद करने वाला। ये फोर्थ पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद 5 नंबर पर देखते हैं। 5 नंबर क्या आपका, न्यूट्रोटिज्म। यानी न्यूट्रोटिज्म कहने का मतलब है भावनात्मक स्थिरता। समझते हैं इसको? यह गुण दिखाता है कि व्यक्ति कितना भावनात्मक रूप से स्थिर है। जिसमें यह गुण ज़्यादा होता है वे जल्दी परेशान हो जाते हैं, चिंतित रहते हैं और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। ये सारी समस्याएं, सारी चीज़ें इस पर होती है, इस प्रकार के व्यक्ति के पास। वही जिनमें यह कम होता है
वे शांत, कोई भी समस्या आ जाए शांत रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। हमें तो ये लग रहा है ये जो फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं गुण के रूप में नहीं है, ये अवगुण के रूप में है। इस प्रकार के गुण अगर रहेंगे तो वो भाई हमेशा नेगेटिविटी में रहेंगे ना। खैर जो भी है, जो लिखा है हमें उसको लिखना होगा। तो ये हमने आपको टोटल 5 फैक्टर बताए हैं, यानी ओसिन। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा था जिम्मेदारी और व्यवस्थितता, तीसरा आपका मिलनसार और ऊर्जावान होना, चौथा आपका सहयोग और सौहार्द, पांचवा आपका भावनात्मक स्थिरता, यानी ये जो न्यूरोटिज्म है जिसके माइंड में ज़्यादा होगा, ठीक है, वो हमेशा चिंतित रहेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिख सकते हो कि यह मॉडल हमें बताता है कि हर व्यक्ति अलग है और इन गुणों का संयोजन हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। कोई भी व्यक्ति इसमें से सभी गुणों में समान स्तर पर नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे यार ये गुण ना मेरे अंदर है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अरे यार ये वाला क्वालिटी मेरा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये सभी गुण बराबर मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो 5 फैक्टर है भाई, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एकात गुण होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा तो उसके अंदर मदद करने वाली गुण नहीं होगी। अगर कोई ओपन माइंडेड नहीं होगा, अकेलापन रहने वाला व्यक्ति होगा, तो वो मदद करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर में होती है। 5 फैक्टर के द्वारा बताया गया है, जिसमें मैक्सिमम क्वालिटी होगी उसकी पर्सनालिटी इस मॉडल के तहत सबसे बेस्ट होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का वर्णन करें। आत्मसम्मान के तत्वों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, इसके अर्थ के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। समझते हैं इस वीडियो में हम लोग प्रभावित करने वाले जो कारक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या होता है भाई? नॉर्मली अगर हम लोग समझे, आत्मसम्मान का मतलब है खुद के प्रति सम्मान और अपनी काबिलियत पर विश्वास। इसे कई कारक प्रभावित करते हैं। आसान भाषा में इसे आइए हम लोग समझते हैं। देखिए इसके अर्थ के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके तत्व के बारे में पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बेहतर आपको मिलेगा समझने का मौका यहाँ पर। सबसे पहला क्या आपका, परिवार और परवरिश। यानी हमारा आत्मसम्मान बचपन में हमारे परिवार और परवरिश से ही शुरू होता है। अगर परिवार हमें प्यार, प्रोत्साहन और सम्मान देता है तो हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। लेकिन आलोचना, उपेक्षा या नकारात्मक बातें आत्मसम्मान को कमज़ोर कर सकती है। अभी हमने क्या देखा शॉर्ट वे में, आत्मसम्मान का मतलब होता है कि आपका सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, इसके जो फैक्टर है, इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो कहाँ से है भाई? तो सबसे पहला जो है ना, वो परिवार और आपकी परवरिश से स्टार्ट होता है। आपके परिवार वाले आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं, प्रोत्साहन देते हैं किसी भी चीज़ को करने में, आपका सम्मान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मसम्मान है वह मजबूत हमेशा होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर जस्ट इसके अपोजिट है, आपके परिवार में आपको आलोचना भरी चीज़ें सहनी पड़ती है, आपका हमेशा बुराई होता है, क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है, इसी को बोला जाता है कंपेयर, बड़े भाई छोटे भाई में वगैरह वगैरह चीज़ों में, या फिर हमेशा नकारात्मक बातें बोली जाती है, आपका सम्मान नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी है परिवार और परिवार की परवरिश की, जिससे आत्मसम्मान कम हो सकती है। समझ में आया? दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षा और उपलब्धियां। आत्मसम्मान के लिए शिक्षा और जो भी उपलब्धियां है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी शिक्षा और छोटी बड़ी उपलब्धियां आत्मसम्मान बढ़ाती है। जैसे आप स्कूल में ही फर्स्ट प्राइज़ लाते हो, या किसी खेल में फर्स्ट प्राइज़ लाते हो, या फिर किसी एक्टिविटी में प्राइज़ लाते हो, तो वो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं जिसके कारण आपको अपने में आत्मसम्मान की भावना झलकती है। जब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो खुद पर गर्व महसूस होते हैं। असफलता या लगातार कमियां आत्मसम्मान को गिरा सकती है। और अगर सफल नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो उपलब्धि वो हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा वह कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होते हैं और आत्मसम्मान को भी गिरा देते हैं। जबकि अगर एजुकेशन के क्षेत्र पर या किसी भी तरीके से अगर हम लोग उपलब्धियां हासिल करते हैं तो आत्मसम्मान को वो हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है आत्मसम्मान को, सामाजिक तुलना। यानी हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, हर कोई करता है। अगर हम खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन अगर बार बार दूसरों से खुद को कमज़ोर या फिर कम आंकना सोचने लगते हैं तो आत्मसम्मान को कमज़ोर कर देता है। 2 तरीके का इंसान का नज़रिया होता है, किसी व्यक्ति का नज़रिया होता है। एक, जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली हो, आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म में महसूस होगी कि यार मेरे पास ये सब नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने से नीचे वाले के लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि यार मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं खा भी रहा हूँ, लेकिन लोग आज भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना,
उससे आपका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, यानी आत्मसम्मान आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपको आत्मसम्मान कम करती है। नेक्स्ट फैक्टर यानी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपको प्रभावित करने वाले कारक है यानी आत्मसम्मान के, वो है आपका दिखावट और शरीर की छवि। हम अपनी शारीरिक बनावट और सुंदरता को लेकर कैसा महसूस करते हैं, यह आज की सोशल मीडिया पूरे तरीके से बता चुकी है। खास करके जो लड़कियां हैं, सोशल मीडिया में दूसरे लड़कियों को देखकर उनके माइंड में ये चीज़ उत्पन्न होता है कि काश मैं भी इस तरीके से फेमस होता, मैं भी इस तरीके से लोग मुझे भी आत्मसम्मान करते। लेकिन शर्म इस बात की है कि जो हमारा समाज है वो बेशरम हो चुका है। नाचती हुई लड़कियों को लोग आत्मसम्मान देते हैं, लेकिन उस घर की बेटी को सम्मान नहीं देते हैं। जिस घर की बेटी पढ़ाई में किसी तरीके से कुछ उपलब्धियां हासिल करके जाती है तो उसका रिस्पेक्ट उतना नहीं होता जितना कि कोई सोशल मीडिया में नाच कर या फिर अंग प्रदर्शन करके होती है। मैं स्पष्ट बोलूँगा, चाहे किसी को किसी तरीके से कुछ भी बुराई लगे, हर धर्म में अपनी अपनी संस्कृति होती है और हर धर्म कभी भी ये नहीं बोलता कि आप अपना अंग प्रदर्शन करो। मैं आज की सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चियाँ अगर यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहती है पढ़ाने के लिए तो लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ लड़की है, लेकिन इस नज़रिए से नहीं देखते कि यार लड़की आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से अगर हमारा समाज हो जाएगा ना, यानी पढ़े लिखे जो लड़की है ना उसको अगर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी, वाकई में बता रही है सोशल मीडिया में जितने फालतू काम कर रही है ना लड़कियां, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। खैर जो भी है, तो दिखावट और शरीर की छवि से भी प्रभावित होता है आत्मसम्मान। पॉजिटिव वे में कैसे होता है, यह आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। अगर आप सुंदर हो, आपकी शरीर की बनावट अच्छी है तो खुद को ऐसा महसूस लगता है कि हाँ लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हम खुद को सुंदर या फिट मानते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन नकारात्मक सोच इसे घटा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो खूबसूरत है देखने में, अब पता नहीं आप किसे बोलते हो, यानी चेहरा अच्छा है, बॉडी अच्छी है, लेकिन उसको चंद शब्द बोलने का अकल नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। 10 कदम अगर चला जाए ना उससे तो चलने का तरीका नहीं है, किस तरीके से क्लास में चला जाता है। तो उसका जो पर्सनैलिटी है ना वो उसकी खूबसूरती को पूरे तरीके से बर्बाद करके रखता है। तो आपके अंदर सोच डेवलप होनी चाहिए। गोरे और काले से या फिर शरीर की बनावट से कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ईश्वर किसी के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। ये तो हमारी फितरत और सोच है। हम अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपका आत्मसम्मान पॉजिटिव वे में होगा, हम नेगेटिव वे में सोचेंगे तो आपका आत्मसम्मान नेगेटिव वे में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका संबंध और सामाजिक समर्थन। संबंध और सामाजिक समर्थन क्या है वो समझिए। अच्छे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। अगर हमें प्यार और समर्थन मिलता है तो हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। यानी ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा हमें पॉजिटिव वे में बताते हैं, हमेशा वो सकारात्मक बातें बताते हैं। हमें कुछ ऐसे दोस्त रहेंगे जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, यानी आपकी बुराई करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे। या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे या आपका क्रिटिसाइज़ करेंगे। परिवार में भी ऐसा होता है। तो अगर नेगेटिव वे में ये सारा कुछ होगा तो आत्मसम्मान घटती है, और अगर पॉजिटिव वाले लोग रहेंगे आपके साथ, जो भी संबंध बनाए रखे हैं, चाहे वो दोस्त, परिवार हो या रिश्तेदार हो, तो आत्मसम्मान बढ़ता है। खराब या फिर विषाक्त संबंध इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि जिसका अगर खराब संबंध हो, खराब कहने का मतलब है यही दोस्त आपकी बुराई कर रहा है, यही परिवार आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, यही रिश्तेदार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो हो गया खराब संबंध, जिससे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचता है। छठवां नंबर देखिए, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिरता आत्मसम्मान पर असर डालती है, यानी आर्थिक व्यवस्था भी आत्मसम्मान पर असर डालती है। जब व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। आर्थिक कठिनाइयाँ इसे कम कर सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाएगा, यानी उसको प्रभावित करेगा, नकारात्मक सोच उसके माइंड में डेवलप होगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई रोजगार वाला व्यक्ति हो, आत्मनिर्भर हो, हर ज़रूरतों को वह पूरा कर लेता है, तो उसका आत्मसम्मान 100% बढ़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर, आंतरिक विचार और मानसिक। आंतरिक विचार और मानसिक विचार। हमारे अपने विचार और विश्वास आत्मसम्मान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी हमारे अंदर में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं, आपके अंदर में जो विश्वास उत्पन्न होता है वह भी आत्मसम्मान को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर हम उस गलतियों को बार बार क्रिटिसाइज खुद को करके, गलती को हमेशा नेगेटिव वे में सोच कर, कहीं ना कहीं क्या होता है, आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आसपास का माहौल। स्कूल, कार्यस्थल, यानी काम जहाँ पर लोग करते हैं, ठीक है, ऑफिस जानते होगे काम करने के लिए, समाज का माहौल भी आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। सकारात्मक और प्रोत्साहन भरा माहौल आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जबकि आलोचनात्मक और नकारात्मक माहौल इसे घटा सकता है।
यानी स्कूल हो गया जहाँ पर आप स्कूल जाते हो, कार्यस्थल हो गया जहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हो, या फिर जहाँ पर जिस समाज में आप रहते हो, उसका माहौल अगर आत्मसम्मान को किस तरीके से प्रभावित करता है, जब आपके प्रति वो सकारात्मक और प्रोत्साहन भरे माहौल रखते हैं तो इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। जबकि आपका हमेशा वह आलोचना ही करते हैं तो वो नकारात्मक माहौल बनाकर इस आत्मसम्मान को घटा देते हैं। 9 नंबर देखिए, स्वस्थ और फिटनेस। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने पर आत्मसम्मान बढ़ता है। बीमारियों या फिर कमजोरी से आत्मसम्मान कम हो सकता है। यानी अगर आप स्वस्थ रहोगे, आपका मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा, तो आपका जो आत्मसम्मान है वो पॉजिटिव वे में हमेशा रहेगी। जबकि अगर आप हमेशा बीमार रहोगे, आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है या फिर स्वास्थ्य अवस्था अगर खराब रहेगी, तो हमेशा आपका जो आत्मसम्मान है वो नेगेटिव वे में जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 10 नंबर, जीवन के अनुभव। यानी जीवन में मिलने वाले अच्छे और बुरे अनुभव आत्मसम्मान पर गहरा असर डालते हैं। सफल अनुभव आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, जबकि बार बार अगर आप असफल हो रहे हो तो इससे कम हो सकती है आत्मसम्मान। यानी जीवन का अनुभव कहने का मतलब है आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपने की है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आप हमेशा असफल रहे तो हमेशा कहीं ना कहीं आत्मसम्मान घटती हुई आपको नजर आएगी। जबकि अगर आप सफल रहोगे तो ये जस्ट उल्टा होगा, यानी आपकी आत्मसम्मान बढ़ेगी। तो इन कारकों को समझकर हम अपने आत्मसम्मान को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण क्या है, इसके स्वरूप का वर्णन करें और विस्तार से इसे बताएं। ठीक है, आगे यही क्वेश्चन होगा और क्या। तो संप्रेषण का मतलब अगर पूछा जाए तो अपने विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इसे पढ़ा है भाई, हमने स्टडी की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसलिए इतना बेहतर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो संप्रेषण का मतलब होता है ना अपने विचारों का आदान प्रदान। अब यहाँ पर आंसर क्या लिखा वो देखते हैं। संप्रेषण यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो अपने विचार का अगर आपको आदान प्रदान करना है तो किसी से आपको संपर्क बनाना होगा ना, तो वही चीज़ है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है विचारों, भावनाओं, जानकारी या फिर संदेशों का आदान प्रदान। बहुत ही सटीक और अच्छे लाइन में हमने आपको इसका आंसर बताया है। यानी संप्रेषण का अर्थ क्या है कि विचार, भावना, जानकारी या फिर संदेश का आदान प्रदान अगर हम लोग करते हैं तो वह संप्रेषण कहलाता है। यह प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। ये भी आपको मेंशन करना होगा। आखिर हम ये सारा कुछ किसके पास आदान प्रदान कर रहे हैं ना, गधे के पास, जानवर के पास कि इंसान के पास? भाई आपको तो लिखना होगा। तो व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसमें एक पक्ष संदेश भेजता है और दूसरा उसे प्राप्त करता है। प्रभावी संप्रेषण से लोगों के बीच समझदारी और संबंध बेहतर होते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये अर्थ हो जाएगा यहाँ तक बहुत ही अच्छे लाइन में। आगे देखते हैं संप्रेषण के स्वरूप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरूप है वो आपका मौखिक संप्रेषण। अरे भाई, संप्रेषण का मतलब हमने देखा कि जिसके आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है। तो भाई सूचना आदान प्रदान होता है, संदेश होता है आदान प्रदान, विचार होते हैं। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक कहने का मतलब है शब्दों के माध्यम से होता है। शब्दों के माध्यम से, जैसे कि बोलकर या फिर लिखकर। हम लोग यहाँ पर अगर मौखिक संप्रेषण बोलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इसमें आवाज़ निकलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप लिखित तौर पर भी शब्द को लिख कर भी या फिर बोल कर भी अगर आप किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो, अपने विचारों को पहुँचा रहे हो, तो वह मौखिक संप्रेषण कहलाएगा। अपने सामने बातचीत, फ़ोन कॉल, भाषण या फिर ईमेल इसके उदाहरण है। आमने सामने अगर आप बातचीत कर रहे हो, फ़ोन कॉल में बात कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, किसी तरीके से 10-12 स्टूडेंट बैठे हुए एक टीचर भाषण दे रहे, या फिर अगर आप ईमेल भी भेज रहे हो, मैसेज भी भेज रहे हो लिखकर, ये सारा उदाहरण मौखिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। यह सबसे आम और सीधा तरीका है। इसमें विचारों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और संदेश आसानी से समझा जा सकता है। समझ में आ गया ना ये मौखिक संप्रेषण क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका गैर मौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह शब्दों के बिना हाव भाव, शरीर की भाषा और चेहरे के भाव के जरिए होता है। नॉन वर्बल कहने का मतलब इसमें ना तो शब्द यूज किया जाता है, ना ही आवाज़ यूज की जाती है, ना ही इसमें लिखित तौर पर कुछ बोला जाता है। यानी जस्ट इसका उल्टा है वर्बल का, ठीक है, यानी मौखिक का, कि इसमें हाव भाव, शरीर की भाषा और चेहरे के भाव के जरिए होता है कम्युनिकेट। इसमें आंखों का संपर्क, हाथों के संकेत और आवाज़ का स्वर भी शामिल है। इसमें क्या होता है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान? तो आंखों से संपर्क किया जाता है, ठीक है, या फिर हाथों से इशारा किया जाता है, या फिर आवाज़ का स्वर भी शामिल होता है, लेकिन उसमें आवाज़ में शब्द नहीं रहते हैं। जैसे कि मौखिक यहाँ पर शब्द है तो ऐसा नहीं, आवाज़ में हो सकता है किसी तरीके से आवाज़ के तौर पर इशारा किया जाता है। यह भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है और मौखिक संवाद को बेहतर बनाता है। इसका उपयोग अक्सर भावनाओं और इरादों को समझने में
होता है। तो ये हो गया आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट समझिए, तीसरा वाला जो पॉइंट है वो आपका लिखित संप्रेषण। अभी हमने देखा मौखिक, फिर हमने देखा नॉन वर्बल, ठीक है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर रिटेन कम्युनिकेशन, वर्ड से ही पता चल रहा है कि लिख कर अपने विचारों को आदान प्रदान करना, यानी लिखित संप्रेषण में संदेश को लिखकर भेजा जाता है, जैसे कि पत्र, ईमेल, रिपोर्ट या फिर नोट्स। यह औपचारिक और अस्थायी रिकॉर्ड के लिए उपयोग होता है, यानी जो कागजात होते हैं, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो औपचारिक होता है, अस्थायी होता है, और जो भी चीज़ें लिखित तौर पर होती है उसको रखा जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें औपचारिक होती है और एक अस्थायी रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है और इसे लिख कर भेजा जाता है। तो यही हो गया आपका लिखित संप्रेषण। लिखित रूप में संवाद अधिक सटीक और संचारित होता है। इसका लाभ यह है कि इसे बार बार पढ़ा जा सकता है और यह स्पष्टता बनाए रखता है, यानी लिखा हुआ चीज़ रहेगा ना, एक बार पढ़े फिर मन करे चलो फिर से निकालते हैं, फिर से पढ़ेंगे, तो बार बार वो चीज़ एक रिकॉर्ड के रूप में जब रखा रहता है लिखा हुआ चीज़, तो आप उसे स्पष्ट तौर पर बार बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर, दृश्य संप्रेषण यानी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल वर्ड से समझिए, यानी दृश्य दिखाकर। यह चित्र, ग्राफिक्स, चार्ट और वीडियो के माध्यम से होता है। जटिल जानकारी को सरल और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने में यह सहायक होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको बताना है, आदान प्रदान करना है, तो चित्र को दिखाकर किया जाता है, ग्राफिक्स को दिखाकर किया जाता है, या फिर चार्ट को दिखाकर किया जाता है, या फिर वीडियो के माध्यम से भी होता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो दैट्स कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। समझ में आया ना? शिक्षा, मार्केटिंग और प्रस्तुतियों में इसका उपयोग होता है। इसका फ़ायदा यह है कि यह दर्शकों का ध्यान खींचता है और जानकारी को यादगार बनाता है। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण क्या है? तो यह संगठनों में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। औपचारिक सीधा बात है, ऑफिशियल जगहों पर ये कम्युनिकेशन होगी, इसकी प्रक्रिया होगी, यानी किसी संगठन में होगा, संस्था में होगा, समझ रहे हो ना, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी लिख दीजिएगा आप, जो भी फॉर्मल जगह है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी जगहों में नियमों और कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार यह फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि रिपोर्ट या फिर आधिकारिक ईमेल वगैरह अगर भेजना हो, ठीक है, कुछ लेटर वगैरह लिखना हो। इसके बाद अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? तो यह दोस्तों या फिर सहकर्मियों के बीच बिना औपचारिकता होता है, जैसे कि गपशप, किसी से अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो उसमें क्या आपको फॉर्मल वे में करना होगा, आप जो वर्ड निकालना चाहोगे वो वर्ड निकाल सकते हो। औपचारिकता से कार्य कुशलता आती है, याद रखिएगा, जबकि अनौपचारिकता से खुलापन रहता है। औपचारिक कहाँ पर आप करोगे? जहाँ पर आप अपने काम की कुशलता को दिखाओगे, जबकि जो अनौपचारिकता है वो अपने दोस्तों के पास बोलोगे खुलेपन के आधार पर। तो वही चीज़ ये आपको बता रहा है। अब आते हैं 6 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यह इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से होता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, कम्युनिकेट करने के लिए किसी से। तो वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण, यानी जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप या फिर वीडियो कॉल। यह तेज, सुविधाजनक, यानी तुरंत चंद सेकंड में आप देखिएगा कि विदेश में हो और आप मैसेज वहाँ पहुँचा दोगे चंद सेकंड में, यानी तेज, सुविधाजनक और वैश्विक स्तर पर संवाद यानी बात करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है किसी से कम्युनिकेट होने का। इसका फ़ायदा यह है कि यह दूरियों को मिटाकर त्वरित संचार यानी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुँचाती है और सुविधा देती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं कुछ संप्रेषण के महत्व, क्या आखिर इसके महत्व है। तो पहला देखिए समझ और तालमेल, यानी यह लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है। बिल्कुल, अगर आप अपनी विचारों को एक दूसरे के पास अगर आप पहुंचाते हो और दूसरा व्यक्ति भी उसके प्रति रिप्लाई देता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेहतर समझने में भी मदद मिलती है, निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। अगर आपको किसी तरीके से कुछ निर्णय लेने में डाउट है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, संप्रेषण करते हो, तो इससे जानकारी का आदान प्रदान, सही निर्णय लेने में भी सहायता होती है। इसके अलावा संबंधों को मजबूत करना, यानी प्रभावी संप्रेषण रिश्तों को बेहतर करते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों के साथ, जो भी संबंध, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, तो वह संबंध बेहतर भी बनाता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर सफलता, जहाँ भी आप अगर काम करते हो और आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन अच्छा है, काम बेहतर तरीके से होता है, ठीक है, तो इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कार्यस्थल पर। अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखोगे कि संप्रेषण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य स्वरूप विभिन्न स्थितियों में उपयोगी होते हैं। यानी इसके जो अलग अलग यहाँ पर रूप है ना, स्वरूप है, तो यह अलग अलग स्थितियों में उपयोग होता है। आपसी समझ बढ़ती है और कार्य क्षमता में भी सुधार होती है। आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।